हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, साइंस का 10th क्लास का। इससे पहले हमने 2020 और 2019 का पेपर सॉल्व किया है। इस वाले वीडियो में हम 22 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट है यानी के है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या होता है? Na और क्लोराइड होगा Cl, है ना। Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बनाएंगे, जो हमारे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। मतलब ऑप्शन 1 सही होगा। सेकेंड में पूछा है किसी विलयन का pH मान 7 है, यह विलयन क्या होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। 7 से कम अगर होता है pH तो वो विलयन अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। एग्जैक्ट 7 है अगर तो वो विलयन उदासीन होगा। मतलब pH मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इनमें से जो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन है वो तो है जंतु हार्मोन। बचा एक साइटोकाइनिन, वही पादप हार्मोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। देखो, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा का, और जूल होता है कार्य या ऊर्जा का। तो इसमें प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, ओम होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो, लेंस की क्षमता क्या होती है? P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, और फोकस दूरी को क्षमता निकालते हुए हमेशा मीटर में लेते हैं। तो हमारी क्या है? f 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करोगे। जब 20 को 100 से भाग करोगे तो 0.2 आएगा। फिर यहाँ पे हम जब क्षमता निकालेंगे तो 1/f मतलब 1/0.2। 0.2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 5 डायोप्टर क्षमता को हमेशा डायोप्टर में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, भूताप की ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा। तो पारंपरिक स्रोत होगा सौर ऊर्जा। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 6 क्वेश्चन थे। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। देखो, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, आयरन की रिएक्शन, Fe की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होने पे FeSO4 बनता है और कॉपर निकल जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट में जहाँ से Cu हटा है वहाँ पे उत्पाद में आके Fe लग गया। तो जब कोई एक परमाणु या आयन यौगिक में से दूसरे परमाणु या आयन को विस्थापित कर दे तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, जिससे हमें क्या मिला? फेरस सल्फेट और कॉपर मिला। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन, एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो देखो, इसका उत्तर होगा जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ये फ्लक्स है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, सॉरी फॉर दैट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, दैट मीन्स EMF प्रेरित हो जाता है, और परिपथ में इसी विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है। ये धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये वाली जो घटना हुई है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा बह रही है, तो इस घटना को तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, और ये जो बल उत्पन्न हुआ है उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। स्नेल का अपवर्तन नियम ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जैसे अगर कोई जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ पे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर हम लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू नियतांक। नियतांक को n से शो करेंगे जो कि अपवर्तनांक होता है एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। सिक्स्थ क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किससे करती है? जो ओजोन परत है वो हमारी हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से यानी हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका उपयोग भी बताइए।
देखो जब बुझे हुए चूने की यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, ओके, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई CaOH है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? पीने के जल को रोगाणु रहित करने में, ओके। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। इनका नाम लिखना है। फर्स्ट में है देखो 3 कार्बन है, कार्बन के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से और कार्बन से जो बने हुए हैं सिंगल हैं और लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ है। देखो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम N लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और इसमें क्लोरीन लग रहा है, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो होगा, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो क्लोरीन लगा है उसके लिए क्लोरो होगा। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड में है CH डबल बॉन्ड O, CHO। ये जो CHO होता है मतलब C डबल बॉन्ड O और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। HC डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड जिसके लिए अल लगाते हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल हैं तो N होगा, मेथेन प्लस अल मेथेनल हो जाएगा। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता तो ये कीटोन, तो ये यहाँ पे फिर ये कीटोन होता। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, परागण व निषेचन में अंतर बताइए। देखो परागण क्या होता है? पराग कोश से पराग कणों के वर्ती काग पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। परागण किससे होता है? कीट, वायु, जल, पक्षी, इनके माध्यम से हो सकता है। और परागण हमेशा पौधों में निषेचन से पहले होता है। निषेचन क्या है? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। पॉलन ट्यूब लेके जाती है नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक, और ये क्रिया परागण के बाद होती है, मतलब पहले परागण होता है और फिर निषेचन होता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, लार क्या है? भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है? लार क्या होती है? मनुष्य के मुंह में लाला ग्रंथि से स्रावित एक रस होता है लार में 99.5% जल होता है। श्लेष्म, टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को गीला करता है, ओके, जो इसमें जल है वो भोजन को गीला करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना होता है। और जो ये टाइलिन और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम है जो लार में होते हैं। कई बार 1 मार्क में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लार में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। जो श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, जिससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना। और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ओके। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में सहायता मिलती है। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? हमें यहाँ पे पढ़ना मनुष्य में लिंग निर्धारण। मैकलम के अनुसार एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। इस सिद्धांत को लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद कहते हैं। मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं। देखो नर हो या मादा दोनों में 46 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े तो सेम होते हैं दोनों में। जो 23वें जोड़ा गुणसूत्र का है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मादा में जो ये 23वां जोड़ा होता है उसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दोनों गुणसूत्र वो समान हैं। और नर में जो 23वां जोड़ा है वो उसमें जो 2 गुणसूत्र हैं दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, उनको हम XY से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो किसी भी दंपत्ति की पैदा होने वाली संतानों में नॉर्मली नेचुरली ये होना चाहिए आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो ये पिक्चर बनी हुई है, माता के गुणसूत्र हैं XX और पिता के हैं XY। तो जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलेगा, मतलब आने वाली जो संतान है उसमें दोनों गुणसूत्र XX होंगे, इसका मतलब वो मादा होगी यानी पुत्री होगी। और जब माता का X गुणसूत्र पिता के Y गुणसूत्र से मैच करेगा तो जो गुणसूत्र का जोड़ा बनेगा XY बनेगा, मतलब वो एक नर होगा, यानी कि होने वाली संतान एक पुत्र होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गुणसूत्र जब XX से मिलेगा तो पुत्री, XY से मिलेगा तो पुत्र। अब माता के पास तो दोनों गुणसूत्र XX ही हैं, उससे तो X ही आएगा संतान में। पिता के पास से अगर X आता है तो संतान लड़की होगी, और अगर Y आता है तो होने वाली संतान लड़का होगा। इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है।
12th क्वेश्चन, विद्युत लैंप तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो फिलामेंट होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के, उनमें टंगस्टन धातु क्यों प्रयोग करते हैं ये बताना है। यानी वो जो फिलामेंट है वो टंगस्टन के क्यों बने होते हैं। टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं तथा टंगस्टन का गलनांक भी अत्यंत धातुओं की तुलना में बहुत उच्च होता है, मतलब इतनी आसानी से पिघलती नहीं है। 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो टंगस्टन है उसका गलनांक होता है। फिर 13th क्वेश्चन पूछा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। इसका उत्तर होगा, एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा पदार्थ पर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है? तार की लंबाई पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध, जितनी ज़्यादा तार की लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। मतलब चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है तार के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R होगा यानी प्रतिरोध वो क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी तार का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम। उस हिसाब से हम कह सकते हैं पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मोटे तार का कम होगा। पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार से अधिक होता है। फिर है तार के पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के तार लिए जाएं तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। मतलब अगर क्षेत्रफल भी सेम है, लंबाई भी सेम है, लेकिन जिस पदार्थ के तार बने हुए हैं, कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, तो सबका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ओके। 14th क्वेश्चन है, प्रकाश की स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम की किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है? देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 19 या 20 में से कोई से में आ रखा है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। तो इस तरह जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखना। इसका आंसर होगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंग की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जो ये पिक्चर है इसमें लेफ्ट साइड से श्वेत प्रकाश पुंज आ रहा है। जैसे ही ये प्रिज्म में आएगा तो प्रिज्म के इधर देखो ये विप की ओर आ रहा है, 7 रंगों का प्रकाश आ रहा है। ये प्रिज्म के आधार की ओर नीचे की ओर झुक गया इस तरह से, और ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब किसका विचलन सबसे अधिक होता है? जो सबसे ज़्यादा झुक रही है। देखो जो वॉयलेट कलर की पट्टी है वो सबसे ज़्यादा झुक रही है, मतलब वॉयलेट कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी कलर का। और जो रेड है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे कम झुकी है। रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है और बाकी जितने भी रंग हैं उन सबका विचलन इसके लाल और बैंगनी के बीच में होता है। तो इस तरह से ये हमारा स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी ध्यान ही 19 में 20 में से कौन से में आ रखा है। जो भी 2 पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उनमें ये आ रखा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होंगे? यदि कोई ऊर्जा स्रोत एक बार अपनी ऊर्जा दे चुकने के बाद पुनः ऊर्जा देने की स्थिति में आ जाता है तो ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जल विद्युत, पवन विद्युत। जल से जो विद्युत बनती है पवन विद्युत, उसको हम बार बार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे। अनवीकरणीय कौन से होंगे? यदि कोई स्रोत अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे चुकने के पश्चात पुनर्जीवित नहीं हो सकता तो ऐसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम वगैरह आते हैं, प्राकृतिक गैस, इनके भंडार जब समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं प्रकृति में लाखों करोड़ों सालों में जाके बनते हैं, तो इस वजह से इनको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही कहा जाता है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए। पहले हमें इसमें आधुनिक आवर्त नियम बताना है। आधुनिक आवर्त नियम को जो मेंडेलीफ ने दिया था उसको मोजले ने प्रतिपादित किया था 1913 में 1913 में। उसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब ये है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्ति में मतलब कि आवर्तों में व्यवस्थित करें तो एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक नियमित अंतर के बाद फिर
फिर से जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनके वही गुण रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर ही रखा गया है। अब आवर्त क्या होते हैं, हम सबको पता है आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त कौन से होते हैं, जो क्षैतिज लाइन है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहते हैं। कुल आवर्त की संख्या 7 है। और जो खड़ी हुई लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर लाइन है, उनको समूह कहते हैं। और कुल समूह कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 18। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होते हैं? 2 उदाहरण भी दीजिए। अलॉयज, चाहे मिश्र धातु कह दो या मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है, तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। और कॉपर और टिन को मिलाने से कांसा बनता है, कांसा एक मिश्र धातु है। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है सोना और चांदी कैसी धातुएं हैं? ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। अभी 17 का ही ऑप्शन करके अथवा करके एक और पार्ट दे रखा है, वो करते हैं। एक अधातु है एक्स, 2 भिन्न रूप एक्स वाई तथा जेड में रहती है। मतलब कोई अधातु है जिसको एक्स मान लो, वो 2 रूप में रहती है, एक को वाई मान लो, एक को जेड। वाई एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि जेड विद्युत का एक अच्छा चालक है। एक्स वाई तथा जेड को पहचानिए। देखो हमें पता है अधातु जो कार्बन है वो 2 रूप में रहती है, हीरा तथा ग्रेफाइट, जिनमें से हीरा प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो जो अधातु है एक्स जो 2 भिन्न रूपों में रहती है वो तो हो जाएगा हमारा कार्बन, जिसमें से वाई कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, कार्बन 2 रूपों में रहता है, हीरा तथा ग्रेफाइट। जो वाई है वो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ यानी हीरा हो जाएगा, और जो जेड है वो विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। तो एक्स कार्बन, वाई हीरा और जेड ग्रेफाइट। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है, इनमें जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है। देखो फर्स्ट रिएक्शन में जिंक की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सेकंड में है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। चूने का पानी क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, और वाटर H2O निकल जाता है। थर्ड में है जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तक गर्म किया जाता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O डाईहाइड्रेट, ऐसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसको जब हीट करेंगे 373 केल्विन तक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कहीं पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो वहाँ पे भी यही रिएक्शन आएगी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। इसके बाद है 19 क्वेश्चन में पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ये क्वेश्चन भी 2020 में आ रखा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें परागकोश दर्शाने हैं। परागकोश क्या होते हैं? जिनके अंदर परागकण होते हैं, ठीक है, और परागकोश और तंतु मिलके पुंकेसर बनता है। वर्तिकाग्र होता है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय वो स्त्री केसर में आते हैं। लेफ्ट साइड में देखो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर में आते हैं। तो इस तरह से इसमें तो बस आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन में वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है। वायवीय श्वसन जो होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और अवायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, जिस वजह से अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक अम्ल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायवीय श्वसन सभी जीवों में पाया जाता है सामान्य रूप से। जो अवायवीय श्वसन है वो केवल कुछ पौधों, कुछ जंतुओं में या कुछ जो जंतु हैं उनके विशेष ऊतकों में पाया जाएगा। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस को छोड़ के बाकी सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और अवायवीय श्वसन की सारी जो क्रियाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। वायवीय श्वसन में बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 673 किलो कैलोरी, और अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, लगभग 21 से 24 किलो कैलोरी। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ओके।
यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में लगभग 65% आयोडीन होता है और इस हार्मोन का काम क्या होता है, शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय को नियंत्रित करके ऊर्जा उत्पादन और उपापचय दर को बढ़ाता है और जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन का स्रावन कम होता है। अगर आयोडीन कम होगा, देखो थायरोक्सिन में 65% आयोडीन है, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का स्रावन कम होगा, जिसकी वजह से जड़वामनता, मिक्सिडिमा तथा घेंगा रोग हो जाते हैं। हार्मोन स्रावन हेतु नियमित मात्रा में आयोडीन होते रहना आवश्यक है। इसी कारण आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करना चाहिए हमें। उसके बाद 21st क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम बनाना है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसके निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, जो मानव स्वतंत्र, मानव पाचन तंत्र और पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं ये एग्जाम में आपके, तो इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे आपको पाचन तंत्र बनाना है। इसके बाद इसके ऑप्शन में दूसरा दे रखा है क्वेश्चन, उसमें श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। इसमें फुफ्फुस यानी लंग्स, श्वास नली और डायफ्राम को दिखाना है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और अनुदैर्ध्य काट, ये वाले क्वेश्चन बार आ रखे हैं। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन में आपको श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। इसके बाद है 22nd क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब में 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है, 220 100 डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो जो ये डब्ल्यू है वाट है वो शक्ति, बल्ब की शक्ति कितनी है, 100 वाट है। और जो विभवांतर 200 ये वोल्ट है, 200 वोल्ट क्या है, विभवांतर। हमें प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्या चीज़ दे रखी है, विभवांतर दे रखा है 200 वोल्ट, शक्ति दे रखी है 100 वाट, हमें प्रतिरोध निकालना है। तो जो हमारी बल्ब की शक्ति होती है P = उसका रिलेशन होता है विभवांतर और प्रतिरोध से V²/R। हमें चाहिए यहाँ पे प्रतिरोध, तो आप R को, प्रतिरोध को लेफ्ट साइड ले जाओगे और जो P है शक्ति उसको V² के अपॉन में राइट साइड ले जाओगे। जब आप V² करोगे मतलब 200 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 40,000 और बल्ब की शक्ति क्या है, 100 है। इस 40,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 400 ओम आपके बल्ब का प्रतिरोध आएगा। इसके बाद इसके ख पार्ट में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, आप चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पूछी हैं। तो देखो, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इस प्रकार ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। एक क्लोज्ड कर्व बनता है चुंबकीय बल रेखाओं का। सेकंड है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। इसमें से भी आपका प्रीवियस ईयर में 19 या 20 में कोई से में ये क्वेश्चन आ रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो यहाँ इसमें भी उसका आंसर है क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस वीडियो में 22 क्वेश्चन ही करने थे। इसके बाद के जो लास्ट तक क्वेश्चन है 30 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल या परसों आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आई होप कि मैंने इसमें अच्छे से समझाया है और आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।